हेलो दोस्तों, एनआरआई एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 26 मार्च 2022 को जो एनटीए का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए, वो 26 तारीख को आ गया है। अब ये जो नोटिफिकेशन आया है इस बार, ये जो इंडिया की सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, करीब 45 की संख्या है उनकी, तो उन यूनिवर्सिटीज़ में जो आपके अंडर ग्रेजुएट के कोर्स, मतलब जो ग्रेजुएशन लेवल के कोर्स हैं, उन कोर्स में एडमिशन के लिए ये एंट्रेंस एग्ज़ाम एनटीए के द्वारा कराया जाएगा इस साल से। ठीक है। अब जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसको लेके छात्रों में तमाम तरीके की भ्रांतियां हैं, कन्फ्यूज़न है। मुझे कई सारे स्टूडेंट ने मैसेज करके, कॉल करके ये पूछा कि सर, ये जो नोटिफिकेशन आया है इसमें किस तरीके से चीज़ें क्या है, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब मैंने भी ये नोटिफिकेशन पूरा देखा तो मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि नोटिफिकेशन में कुछ चीज़ें ऐसी दी गई है जहाँ पे कन्फ्यूज़न पैदा होना लाजमी है। प्लस मैंने यूट्यूब पर भी जब इससे संबंधित कुछ वीडियोस देखे तो उन लोगों ने भी तमाम तरीके से चीज़ों को इस तरीके से बताया है कि आप कंफ्यूज होना आपका 100% श्योर है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज़ को इतना डिटेल में बताऊंगा कि किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न आपके मन में नहीं रह जाएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको इतना पता है कि जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं, यानी कि जो जैसे कि बीकॉम, बीए, बीएससी, इस तरीके के जो कोर्सेज़ होते हैं उसके लिए ये एंट्रेंस एग्ज़ाम इस साल से आयोजित किया जा रहा है। ठीक है। आयोजित कौन करेगा? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए शॉर्ट में। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब आइए थोड़ा सा इसको आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न है कि किस तरीके का पैटर्न होगा। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम आपका नहीं होगा, आपको कंप्यूटर पे बैठ के टेस्ट देना है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आगे देख लेते हैं कि जो आपको फॉर्म भरना है वो 2 तारीख, मतलब अगले महीने में 2 अप्रैल से आपका फॉर्म भराना चालू हो जाएगा। आपकी जो कहाँ फॉर्म आप कैसे भरेंगे, तो ये आप यहाँ पे वेबसाइट का नाम देख रहे होंगे, http://cuet.samarth.ac.in, ये पूरी आपकी वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट पे आपको जाके फॉर्म भरना होगा। तो यहाँ से आपको 2 तारीख से आपको फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। कब तक डेट है? तो 2 तारीख से लेके, मतलब 2 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक आपका डेट है। ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे, 2 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक। ठीक है। अब आइए मेन मुद्दे पे। इतनी चीज़ें तो आपको सबने बताई होगी और ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको समझ में भी आ गई होंगी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है, वेबसाइट दिया हुआ है कि कहाँ जाके रजिस्ट्रेशन करना है, कब से कब तक आपका फॉर्म भरने का टाइम है। ये चीज़ें तो बेसिक चीज़ें हैं, आपको समझ में आ गई। अब जो सबसे मेन मुद्दे वाली बात है कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या जिस भी कोर्स में, मान लीजिए कि आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि बीएचयू वाराणसी में है, अगर इसमें आप बीए के कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जब बीएचयू अपना नोटिफिकेशन जारी करेगा कि बीए के कोर्स के लिए वो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय कर रहा है, उसके हिसाब से आपको इस एग्ज़ाम में अपना ऑप्शन चूज करना होगा। इसको मैं थोड़ा सा अभी आगे डिटेल में समझाऊंगा। अभी आप बस जो बातें मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से आप सुनेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आप बीएचयू में बीएचयू से बीए करना चाहते हैं। अब अभी तक जो बीएचयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था बीए के लिए, वहाँ पे 4 सेक्शन से क्वेश्चन उठाए जाते थे। मैथ आती थी, रीजनिंग आती थी, एक लैंग्वेज का सेक्शन होता था जिसमें कि हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक सेक्शन करना होता था, और एक सेक्शन होता था जीएस का। ये 4 सेक्शन से आपके क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब इस साल क्या किया गया कि अब ये CUET के थ्रू एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो अब जब बीएचयू अभी नोटिफिकेशन कुछ दिन में अपना जारी कर देगा और वो बोलेगा कि बीएचयू में अगर आपको बीए करना है तो आपको क्या क्या एग्ज़ाम देना पड़ेगा, किस तरीके से आपको जो CUET या एनटीए के द्वारा जो एग्ज़ाम कराया जा रहा है उसमें किस किस सेक्शन से आपको मतलब बीएचयू एक्सेप्ट करेगा मार्क्स। जैसे कि मान लीजिए जब एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि जब आप ये एग्ज़ाम देंगे तो आपको एक क्या बोलते हैं, मार्कशीट, एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक मार्कशीट आपको जारी की जाएगी।
और उस मार्कशीट में आपने जिस जिस सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दिया है उन सारे सब्जेक्ट का डिटेल्स और कितने नंबर्स आपको मिले हैं ये सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, अब मान लीजिए कि BHU ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि हम इस सब्जेक्ट में इस सेक्शन से एडमिशन लेंगे। जैसे अभी मैं थोड़ा सा इसको आगे डिटेल में समझा रहा हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे कि ये जो आपका एग्ज़ाम होगा CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये जो एग्ज़ाम होगा ये कुल 4 सेक्शन होंगे। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे आप ये समझ लें। ठीक है, अब 4 सेक्शन में पहला सेक्शन होगा 1A 1B सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। 1A में आपका 13 लैंग्वेज होंगे। 13 लैंग्वेज अभी मैं आपको बताऊंगा ये कौन कौन सी लैंग्वेज होंगी। सेक्शन B में आपकी 20 लैंग्वेज होंगी। जो दूसरा सेक्शन है उसमें 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होंगे और जो सेक्शन 3 होगा जनरल टेस्ट होगा। अब सबसे पहली आप चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रख लें कि यहाँ पे कुछ भी कंपलसरी नहीं है कि आपको कौन सा सेक्शन कंपलसरी है या कौन सा सेक्शन ऑप्शनल है। यहाँ पे चारों ही सेक्शन ऑप्शनल है। सबसे पहली बात, चारों ही सेक्शन ऑप्शनल हैं। इस बात को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आप इस बात को अभी आगे जब मैं समझाऊँगा तो आप ध्यान रखेंगे कि इन चारों ही सेक्शन में आप कोई चाहे जो सेक्शन करना चाहें करें, जो सेक्शन ना करना चाहें ना करें। ये बिल्कुल आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं कि जो हमारा सेक्शन A है इसमें क्या क्या सब्जेक्ट हैं। तो जो हमारा सेक्शन A है यहाँ पे आप आगे देख सकते हैं। सेक्शन 1A, सेक्शन 1A में जैसे कि मैंने बताया 13 सब्जेक्ट होंगे। क्या क्या सब्जेक्ट हैं? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमी, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। ये 13 आपके 1A सेक्शन 1A में ये 13 सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, जो सेक्शन B होगा या सेक्शन 1B उसमें आपके 20 सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से हैं? फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्शियन, इटालियन, अरेबिक, सिंधी, संस्कृत, कश्मीरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संथाली, तिब्बतन, जैपनीज, रशियन एंड चाइनीज। इतनी सारी सब्जेक्ट आपके सेक्शन 1B में होंगी। ठीक है, नेक्स्ट जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैंने आपको बताया कि वहाँ पे 27 सब्जेक्ट होंगे। तो क्या क्या है? अकाउंटेंसी है, बायोलॉजी है, ये आपको पता होगा, कंप्यूटर साइंस है, इन्वायरमेंट स्टडी है, फिर होम साइंस है। ये सारे आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं। मतलब जब आप एडमिशन आप ले लेंगे वहाँ पे आपको कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है तो ये वही सब्जेक्ट हैं सारी। ठीक है, उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। और जो हमारा चौथा सेक्शन होगा वो होगा, वैसे तो ये नंबरिंग वाइज चौथा सेक्शन है, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे सेक्शन 3 लिखा हुआ है तो इसको आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि वहाँ पे पहले ही सेक्शन 1A एंड 1B कर दिया है। तो वो 2 सेक्शन वहाँ पे अलग अलग हो जाते हैं ऑलरेडी। तो ये उस हिसाब से ये तीसरा सेक्शन है। ये एक जनरल टेस्ट होगा। जनरल में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे? जीके होगी, जीके में जो आप वही जानते हैं, करंट अफेयर होगा, मैथ और रीजनिंग, ये 4 चीज़ें यहाँ से पूछी जाएंगी आपके जनरल टेस्ट में। आइए थोड़ा सा डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से काम करेंगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो सेक्शन 1A है, अब सेक्शन 1A में 13 सब्जेक्ट है। मैंने आपको 13 सब्जेक्ट बताई कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। अब यहाँ से मान लीजिए कि आपने 3 सब्जेक्ट चूज कर ली। इन 13 में से ये जो 13 सब्जेक्ट यहाँ पे आपने देख रहे हैं आप, मैंने आपको नीचे बताया अभी, इन 13 में से मान लीजिए आपने 3 सब्जेक्ट चूज किया। ठीक है, अब इन 3 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैक्सिमम नंबर है। आप इन दोनों सेक्शन में से मिला के, मतलब सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B को मिला के 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं चूज कर सकते। या तो 3 आप यहाँ से चूज कर लें, या तो 3 आप यहाँ से चूज कर लें, या फिर 2 यहाँ से चूज करें, 1 यहाँ से चूज करें, या फिर 2 यहाँ से चूज करें, 1 यहाँ से चूज करें। मतलब यहीं देखिए कन्फ्यूजन वाला है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहीं पर है। तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करिए। मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूँ कि या तो आप 3 सब्जेक्ट यहाँ से चूज कर लें, या 3 सब्जेक्ट यहाँ से चूज कर लें, या फिर 2 यहाँ से चूज करें, 1 यहाँ से चूज करें, या फिर 2 यहाँ से चूज करें और 1 यहाँ से चूज करें। मतलब इन दोनों ही सेक्शन को मिला के आप 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं चूज कर सकते। सबसे पहली चीज़ और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करने वाली चीज़ यही है कि किस तरीके से यहाँ पे सब्जेक्ट चूज करना है। दोनों सेक्शन को मिला के मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट चूज करना है।
अब या तो 3 आप यहीं से चूज कर लें या इसमें से चूज कर लें, या फिर एक में से 2 और दूसरे में से 1 चूज करें। ठीक है, मान लीजिए कि आपने 3 सब्जेक्ट यहाँ से चूज कर लिया। सेक्शन 1A से ही आपको लगा कि ये जो सेक्शन 1A में 13 सब्जेक्ट जो दी गई है, मैं इन्हीं 13 में से 3 चूज करूँगा। अब जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट से 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन तीनों जो आपने 3 सब्जेक्ट चूज किए होंगे वहाँ से 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही साथ आपका, जैसे कि आप एक बार एग्ज़ाम देने बैठे और एक साथ ही आपसे वो तीनों सब्जेक्ट पूछ ली गई, नहीं, ये अलग अलग एग्ज़ाम होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपने 3 सब्जेक्ट वहाँ से हिंदी, उर्दू और इंग्लिश चूज कर लिया। इन 13 सब्जेक्ट में से मान लीजिए कि आपने हिंदी, उर्दू और इंग्लिश 3 सब्जेक्ट चूज किया। अब सबसे पहला आपका मान लीजिए हिंदी का टेस्ट हुआ, 50 क्वेश्चन वहाँ से आपसे पूछे गए, आपने वहाँ से कम 40 क्वेश्चन करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। फिर आप जब हिंदी का टेस्ट दे के उठे तो फिर इंग्लिश का टेस्ट हुआ। अब इंग्लिश में जिन जिन लोगों ने इंग्लिश चूज़ किया है वो सब इंग्लिश वाले में बैठेंगे और वहाँ से भी आपको 50 में से 40 क्वेश्चन करना होगा। फिर आपने उर्दू चूज़ किया था तो जिन जिन लोगों ने उर्दू चूज़ किया होगा वो उस एग्ज़ाम में बैठेंगे और 50 में से 40 क्वेश्चन, वहाँ से भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 40 आपको करने होंगे। हर सेक्शन के लिए आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्त, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टूडेंट को इसी पॉइंट पे आ रही है। मैं खुद भी इसको समझने में मुझे 3-4 घंटे लग गए कि ये आखिर है क्या, क्योंकि लैंग्वेज, इसमें जो लैंग्वेज दी गई है, जो लिखा गया है, वो थोड़ा सा इस तरीके से लिखा हुआ है कि वो कन्फ्यूजन पैदा करने वाला है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे तो आपका जो सबसे मेन कन्फ्यूजन पैदा करने वाला पार्ट है इस नोटिफिकेशन में, वो दूर हो जाएगा। या तो आप 3 सब्जेक्ट यहाँ से चूज करें या 3 सब्जेक्ट यहाँ से चूज करें। दोनों सेक्शन में से किसी में से भी आप 3 चूज कर सकते हैं, या फिर किसी एक में से आप 2 चूज करें और दूसरे वाले में से 1 चूज कर लें। ठीक है, तो मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट चूज करना है। हर सब्जेक्ट में से 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको 40 करना है। 40 करने का ये मतलब नहीं है कि आपको 40 सही करना है, नहीं, 40 का मतलब आपको 40 अटेम्प्ट करना है। ठीक है, उसमें से कितने भी सही कितने भी गलत वो तो आपकी नॉलेज पर डिपेंड करता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको 40 सही करना है। 40 का मतलब कि आपको 40 अटेम्प्ट करना है। ठीक है, 45 मिनट आपको दिए जाएंगे। तो अब मान लीजिए कि तीन आपने यहाँ पे दे दिए, 3 एग्ज़ाम आपका हो गया। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं जो हमारा दूसरा सेक्शन था। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं। अब ये जो 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं, यहाँ से आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कितना चूज कर सकते हैं, 6 चूज कर सकते हैं। और माफ़ करिएगा, अगर आपने जो सेक्शन 1A और सेक्शन 1B है, यहाँ से अगर आपने 3 सब्जेक्ट चूज कर लिया है ऑलरेडी, तो जो डोमेन है वहाँ से आपको सिर्फ 5 ही चूज करना पड़ेगा। मतलब आप 5 से ज़्यादा डोमेन वाले में से, मतलब ये जो सेक्शन 2 है, यहाँ से अब आप 5 ही चूज करेंगे, 5 से ज़्यादा चूज नहीं कर सकते। मतलब ये कि अगर आपने मान लीजिए कि यहाँ से 3 सब्जेक्ट इस सेक्शन से इन दोनों को मिला के चूज कर लिया, आप ये भी तो कर सकते थे कि एक यहाँ से चुनते, एक यहाँ से चुनते, 2 भी चुन सकते थे। आप ये भी कर सकते थे कि एक यहाँ से चुनते, यहाँ से कुछ भी ना चुनते, ये भी आप कर सकते थे। आप ये भी कर सकते हैं कि इन दोनों में से कुछ भी ना चूज करते, ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल आपके पास ऑप्शन है। लेकिन मान लीजिए कि अलग अलग यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन का क्राइटेरिया होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि आप BHU में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं BA में, तो मैं भी जो BHU अभी नोटिफिकेशन जारी करेगा वो आपसे कहेगा कि यहाँ जो सेक्शन 1A है, यहाँ से आपको हिंदी या इंग्लिश कोई एक चूज करना होगा, और ये जो आपका सेक्शन 3 है जनरल टेस्ट, ये वाला, यहाँ से इस सेक्शन को आपको करना होगा। ये BHU का मैं बता रहा हूँ, BA का, जब BHU BA का भी एग्ज़ाम देंगे। लेकिन अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है। अब जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोल दिया कि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में BA इकोनॉमिक्स में आपको अगर एडमिशन लेना है, तो आपको सिर्फ क्या करना है कि यहाँ सेक्शन 2 जो है, जहाँ से डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, 27 सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, यहाँ सिर्फ आपको यही सेक्शन करना है। मतलब अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स से BA करना चाहते हैं, तो ना तो आपको सेक्शन 3 देने की ज़रूरत है, ना ही सेक्शन 1A और ना ही सेक्शन 1B। यानी कि आप अगर सेक्शन 2 में से इकोनॉमिक्स चूज कर लेते हैं और वहाँ से 50 में से 40 क्वेश्चन करके और आप
ठीक ठाक अगर नंबर ले आते हैं तो आपको वहाँ पे बीए इकोनॉमिक्स मिल जाएगा। ये मैं आपको समझाने के लिए बता सकता हूँ। हो सकता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ और निर्धारित कर दे, हो सकता है वो बोल दे कि अगर आपको बीए इकोनॉमिक्स करना है तो आपको सेक्शन 3 यानी कि जनरल टेस्ट देना पड़ेगा और एक डोमेन स्पेसिफिक देना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ से आपको इकोनॉमिक्स चूज करना पड़ेगा सेक्शन 2 से। ये भी हो सकता है किसी और यूनिवर्सिटी का कुछ अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकता है। तो आपको ध्यान देना है कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आप लगातार जाते रहें, हर रोज़ देखते रहें कि उसका नोटिफिकेशन कब आउट हो रहा है। और जैसे ही उसका नोटिफिकेशन आउट हो जाए, आपको जिन जिन कोर्स में आपको एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ देखें कि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब जब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप जब एलिजिबल हो जाएंगे, उसके बाद आपको दूसरी चीज़ देखनी है कि उस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन के लिए वो यूनिवर्सिटी किन किन सब्जेक्ट के से आपका एडमिशन लेगी, मतलब वो किस तरीके के पैटर्न से आपका एडमिशन लेगी। मान लीजिए कि अगर आपको BHU BCom में एडमिशन लेना है तो मोस्ट प्रोबेबली BHU क्या करेगा, आपसे बोलेगा कि आप जो CUET एग्ज़ाम दिया है 2022 में, उसमें सिर्फ सेक्शन 2 से आपको कॉमर्स चूज करके ये एग्ज़ाम देना है और आप BHU BCom में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आ रही है। चूँकि मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यही चीज़ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली चीज़ है और यहीं पे स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है। खुद मैं भी इतना कन्फ्यूज रहा कि मुझे समझने में काफ़ी समय लगा, काफ़ी रिसर्च के बाद मैं समझ पाया कि एक्चुअल में है क्या। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब मान लीजिए कि यहाँ से आपने 3 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट या जितने भी सब्जेक्ट, मैक्सिमम 3 और मिनिमम कुछ भी नहीं, मिनिमम आप 0 भी चूज कर सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट यहाँ से चूज मत करिए, ना तो कुछ यहाँ से चूज करिए और ना ही कुछ यहाँ से चूज करिए, दोनों में से कुछ मत चूज करिए, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। अब आपको क्या करना है कि ये अब जब यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा वहाँ आप देख लेंगे कि क्या क्या वो किस तरीके से एडमिशन लेगी, उस हिसाब से आपको यहाँ पे अपना सेक्शन चूज करना होगा। मान लीजिए कि आपने यहाँ से 0 अगर सेक्शन चूज किया 0, तो आप क्या करेंगे, आप मैक्सिमम नंबर यहाँ से 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। मिनिमम यहाँ भी कोई लिमिट नहीं है, यहाँ भी आप चाहें तो कुछ भी ना चूज करें। हम कहेंगे कि भाई हमें नहीं लेना है, हमें नहीं करना है यहाँ से कुछ भी, तो हम 0 कर देंगे, हमें कुछ नहीं लेना। फिर जो अगला सेक्शन होगा जनरल टेस्ट, तो कुछ यूनिवर्सिटी बोलेंगे कि हम BA में मतलब ग्रेजुएशन लेवल पे जितने भी कोर्स हैं उसमें एडमिशन के लिए हम सीधे सीधे सिर्फ जनरल टेस्ट लेंगे। मान लीजिए BHU वालों का दिमाग फिर गया और उन्होंने बोला कि हम चाहे BA हो, चाहे BCom हो, चाहे BSc हो, चाहे BSc एग्रीकल्चर हो, चाहे ग्रेजुएशन लेवल पे BHU में जितने भी कोर्स हैं उन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए हम सिर्फ जनरल टेस्ट का मार्क्स एलिजिबल करेंगे। तो आपने क्या किया, आपको चूँकि BHU में ही एडमिशन चाहिए तो आपने क्या किया कि आपने सिर्फ जनरल टेस्ट, जब फॉर्म भरते टाइम आपने सिर्फ जनरल टेस्ट का वो लिंक वहाँ पे क्लिक कर दिया और एग्ज़ाम में आप जनरल टेस्ट का सिर्फ दे आए। 75 क्वेश्चन आएगा वहाँ पे जनरल से, 60 आपको करने होंगे, सही गलत से मतलब नहीं है, 60 आपको करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो भी आपका मेरिट बना उस हिसाब से आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप उतनी अच्छी मेरिट पा पाते हैं तो आपको एडमिशन मिलेगा, नहीं अगर मेरिट पाते हैं तो एडमिशन नहीं मिलेगा। ये तो सिंपल सी बात है। उम्मीद है दोस्तों कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे इनका क्या मतलब है, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टेस्ट 9 दे सकते हैं, मिनिमम नंबर का कोई सीमा नहीं है। अगर आपको किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, किसी भी सेंट्रल, चूँकि लगभग 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, तो उस यूनिवर्सिटी की आप वेबसाइट पर लगातार हर रोज़ जाते रहें, भ्रमण करते रहें उस वेबसाइट के पेज पे और देखते रहें कि उसका नोटिफिकेशन कब आउट होता है। जब नोटिफिकेशन आउट हो जाए तो उसका अपने जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन के लिए वो यूनिवर्सिटी क्या मान्य कर रही है, क्या वो सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड से सिर्फ जनरल टेस्ट से एडमिशन ले लेगी या फिर वो कोई डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी उसमें ऐड कर रही है या फिर कोई लैंग्वेज भी ऐड कर रही है। तो ये आपको उस यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन से पता चलेगा, यहाँ से आपको कुछ पता चलने वाला नहीं है। इस नोटिफिकेशन से आपको कुछ भी पता चलने वाला नहीं। इस नोटिफिकेशन से सिर्फ आप एक एग्ज़ाम देंगे, आपको एक मार्कशीट जारी हो जाएगी। उस मार्कशीट में आपने जिन जिन सब्जेक्ट में जिन जिन सेक्शन में एग्ज़ाम दिया है उसका डिटेल रहेगा, कितने आपने मार्क्स पाए हैं उसका डिटेल रहेगा, ठीक है। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे मैंने आपको सब्जेक्ट बता ही दिया कि क्या क्या सब्जेक्ट है। यहाँ पे 13 सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे 20 हैं और यहाँ पे 27 हैं। आप कैसे चूज करना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे यही चीज़ देखिए दिया हुआ है, मैक्सिमम एनी 3 लैंग्वेज।
तो यहाँ पे इसकी भाषा थोड़ी सी इतनी कन्फ्यूजिंग है क्योंकि हर लोग कन्फ्यूज हैं, तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा आसान करके आपको अच्छे से समझाया। फिर वही जो मैंने बताया आपको कि जो डोमेन स्पेसिफिक है वहाँ से मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 6 सब्जेक्ट, तो इसको भी मैंने आपको समझाया कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम की कोई सीमा नहीं है। मान लीजिए कि आपको किसी यूनिवर्सिटी ने कहा कि, मान लीजिए असम यूनिवर्सिटी ने कहा कि बीकॉम एडमिशन के लिए वो सिर्फ डोमेन से, मतलब कॉमर्स से जो भी क्वेश्चन आएंगे 50 क्वेश्चन आएंगे, आपको 40 करने होंगे, सिर्फ आपको वही आवश्यक है। तो आप क्या करेंगे कि इन्हीं जो 6 सब्जेक्ट में जो 27 सब्जेक्ट है उसमें अपना जो आपका कॉमर्स वाला सेक्शन होगा वहाँ पे आप टिक करके छोड़ देंगे, फॉर्म अपना अप्लाई कर देंगे, सबमिट कर देंगे, बस बात खत्म। एग्ज़ाम होगा, आप जाएंगे वहाँ पे कॉमर्स का आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 40 करके आने हैं। अगर आपने सही मान लीजिए ठीक ठाक क्वेश्चन कर दिए, वो तो मेरिट के हिसाब से पता चलेगा, तो फिर आपको असम यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन मिल जाएगा। तो ये चीज़ है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बाकी चीज़ें मैंने आपको जो समझाई वही है आगे दिया हुआ, यहाँ पे कुछ अलग नहीं है। मीडियम क्या होगा, मीडियम 13 लैंग्वेज में होगा ये आपका पेपर, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। ये आप फॉर्म भरते टाइम ध्यान रखेंगे कि अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी में क्वेश्चन पेपर दें, इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश में, पंजाबी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी जो भी है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि अगर मान लीजिए आप जो सेक्शन 3 है जीएस वाला, जो जनरल नॉलेज वाला सेक्शन है, तो वहाँ पे वो तो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, वहाँ आप किस लैंग्वेज में, तो वो क्वेश्चन हिंदी में भी आएंगे, इंग्लिश में भी आएंगे और इन बाकी लैंग्वेज में भी आएंगे। तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं उसमें आप वो क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि 2 अप्रैल से चालू हो रहा है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको दोस्तों समझ में आई होंगी। हालांकि मैंने अपने हिसाब से काफ़ी मेहनत करी, काफ़ी आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी, फिर भी कन्फ्यूजन तो आपका अभी बना रहेगा, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता या फिर जब तक सारी यूनिवर्सिटी अपना नोटिफिकेशन जारी नहीं कर देती, इतना मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि 15 अप्रैल तक, 15 से लेकर 20, मैक्सिमम 20 आप मान के चले, ये 15 अप्रैल तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऐसे मैक्सिमम 20 अप्रैल तक जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के तहत एडमिशन लेने वाली है, वो अपना नोटिफिकेशन जारी कर देंगी। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में, जिस भी कोर्स में एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हैं, उस कोर्स को, उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को लगातार विजिट करते रहें, नोटिफिकेशन देखते रहें कि कब उसका आपका नोटिफिकेशन आ रहा है। तो उस हिसाब से जब आप CUET में अप्लाई करेंगे, फॉर्म भरने जाएंगे साइबर कैफ़े पे, तो उस हिसाब से जो चीज़ें आपको पसंद होगी, जिन कोर्स में या जिन यूनिवर्सिटी में आप इंटरेस्टेड होंगे एडमिशन लेने के लिए, उन कोर्स में और उन यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। अगर कुछ कन्फ्यूजन रह गया होगा तो मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूँ, आप उस पर कॉल करके पूछ लेंगे, जो भी आपके कन्फ्यूजन है वो दूर करने की कोशिश मैं करूँगा। ये मेरा नंबर है, मेरा नाम सत्यम है। तो जो भी चीज़ें, अगर आपको किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन रह गया होगा तो आप पूछ सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है। हालांकि मैंने काफ़ी आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी है। हालांकि अभी इस मुद्दे पे हम लगातार और भी वीडियो लाते रहेंगे, हम CUET की तैयारी भी करवाएंगे आपको। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन हो तो इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको आपके कन्फ्यूजन से बाहर निकाला जाए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।